दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश जान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल बुक है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करवा दिया है। एक दिन कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक वीडियो आपको उसका मिल चुका है कल। आज डे 2 है, डे 2, और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी जिनके पास भी बुक्स है वो सभी अपनी बुक्स है उसको खोल लीजिए, अपने पास रख लीजिए। एक रफ आपके पास होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको नोट डाउन करते चले और समझें इनको, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ये। काफ़ी स्टूडेंट के लिए तो बहुत टेढ़ी खीर होती है, कुछ ही स्टूडेंट है जो इनमें। और देखो, इस बुक में जो भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा वो अलग ही कैटेगरी का मिलेगा। जैसे ये 12 नंबर का है तो 11 इससे अलग है, 12 अलग है, फिर हम 13 में जाएंगे तो अलग है। क्योंकि जितने क्वेश्चन है एक जैसे बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। एक से ज़्यादा सेम तो आपको बनाने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके 10 प्रकार के क्वेश्चन बना के आप खुद को सोल्व करना है। उसको बोलते हैं कि भाई खुद क्वेश्चन बनाने लग गए आप। इसका मतलब है कि उसकी पकड़ मजबूत हो गई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सभी शेयर करना, ये जो क्लास है सभी स्टूडेंट के पास पहुंचनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको 12 नंबर क्वेश्चन नज़र आ रहा है और इसमें जो पूछा है वो है प्रतिरोधों। क्वेश्चन में जो बुक में है आपके, उसमें है कि प्रतिरोधों द्वारा कुल शक्ति खपत ज्ञात करें। तो प्रतिरोधों में यहाँ पे देखो, ये भी प्रतिरोध है और ये दोनों भी प्रतिरोध है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि इसमें मैंने इस लूप के प्रतिरोधों की बात की थी, कि इस लूप के प्रतिरोधों की बात, और इसमें जैसे जो 24 वाट दिख रहा है ना, ये 2.4 वाट था एक्चुअल में। लेकिन अभी हम इसको जैसा क्वेश्चन है ऐसे कैसे सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें मिसप्रिंट है। तो हम जैसे हैं, मतलब अभी प्रेजेंट में जैसा क्वेश्चन है ये, ऐसे कैसे इसको सोल्व कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों श्रेणी में है तो आप इन दोनों को मिला के एक लिख सकते हैं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको 15 ओम कर दिया, 10 और 5 15 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसको देखो कई प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, एक टाइप से नहीं है। हम इसको सबसे सिंपल है कि नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं, मैश एनालिसिस से कर सकते हैं। उसके अलावा देखो सुपरपोजिशन थ्योरम से कर सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम से कर सकते हैं, नॉर्टन थ्योरम से कर सकते हैं। और ये सारी थ्योरम है, सारी प्रमेय है जो मैंने आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाई है। ठीक है, तो सबसे सिंपल वे जो हम चलने वाले हैं और वो चलेंगे हम नोडल एनालिसिस से। उसके बाद में सुपरपोजिशन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन नोडल एनालिसिस इजी रहेगा। और नोडल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, जो नोडल एनालिसिस है ये किस पे बेस होता है? केसीएल पे, किरचॉफ के करंट लॉ पे ये बेस्ड होता है। यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ में क्या करते हैं, करंट है उनकी वैल्यू है जो आती है नोड पे, मतलब एट नोड। ठीक है, I बराबर 0 होता है, बस इसी के ऊपर ये बेस है नोडल एनालिसिस, किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बहुत लंबी इसकी प्रक्रिया है कि किस तरीके से नोड का निर्धारण करना है, रेफरेंस नॉन रेफरेंस नोड। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, जो आपको कंप्लीट मतलब पूरा जो कंसेप्ट है मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ, जिससे आपको आराम से वो समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, हम रेफरेंस नोड लेते हैं, जो हम यहाँ पे जैसे 0 मानते हैं, तो ये हो गया 0 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे नोड बनाते हैं तो उसको हायर पोटेंशियल लेते हैं। तो देखो आप ध्यान से देखेंगे तो ये चारों जो ब्रांचेज है एक जगह जुड़ी हुई है। यदि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देखें ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये है 2 एम्पियर, उसके बाद में ये है 10 ओम, ठीक है, फिर है 1 एम्पियर, समझना इसको, और फिर है 15 ओम। मैंने 15 ओम क्या किया है, 15 ओम सभी प्रतिरोधों का निकाल रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दोनों को श्रेणी क्रम वालों को जोड़ दिया है। तो ये 15 ओम है और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से मान लिया रेफरेंस नोड 0 वोल्ट। ठीक है, अब ये एक ही बात है, देखो ये इस जगह पे आप चाहें तो ऐसे जोड़ सकते हो, ये ऐसे तो जुड़ी हुई है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इनके, तो इस तरीके से बना सकते हो। तो ये पॉइंट बन जाएगा और ये हायर पोटेंशियल पे लेते हैं हम। नोडल एनालिसिस का में यही किया जाता है कि एक रेफरेंस नोड लिया जाता है जिसको 0 वोल्ट पोटेंशियल मानेंगे। उसके बाद जो भी
पोटेंशियल निकालेंगे वो हायर पोटेंशियल पे मानेंगे, अर्थात उससे करंट है जो जाएगी, इसको क्या मानते हैं, हायर पोटेंशियल पे। अब क्या लिखते हैं, केसीएल इक्वेशन। ऐसा करने के बाद केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो केसीएल इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां पे देखो ये क्या है, हायर पोटेंशियल पे। तो यहां से देखो इस ब्रांच में यदि आप इस ब्रांच की बात करेंगे तो केवल करंट सोर्स ही लगा हुआ है और हायर पोटेंशियल है, इसका मतलब करंट इधर जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये प्लस होना चाहिए, इसकी जगह माइनस हो जाएगा। तो इस ब्रांच की क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। फिर केसीएल में इसमें करेंगे तो देखो B बराबर I बराबर क्या होता है, V/R, ठीक है। B हायर पोटेंशियल पे है, ये 0 है, ठीक है। R क्या है, 10, तो I का वैल्यू यहाँ पे इस ब्रांच का क्या हो जाएगा, प्लस में B - 0/10। आप चाहे तो यहीं पे 0 को हटा दो क्योंकि B - 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर जा रही है, ये हायर पोटेंशियल पे है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर लिख दिया ऐसे कैसे ही, क्योंकि करंट है तो करंट की वैल्यू लिख दो सीधा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद देखो प्लस में ये B हायर पोटेंशियल पे है तो B - 0/15 ये I का मान हो जाएगा, तो B/15 बराबर 0। ये केसीएल इक्वेशन लिखी है मैंने। ये कौन सी इक्वेशन लिखी है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशन। नोडल एनालिसिस इसी पे बेस होता है भाई। केसीएल में क्या होता है कि I, जैसे ये नोड है, इसको हायर पोटेंशियल मान लिया, मतलब सारी करंट यहां से क्या है, जाने वाली है, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने वाली है सारी करंट, है ना। और इस नोड पे एट नोड हम ये मानेंगे कि इससे सारी करंट जा रही है, तो बराबर 0 हो जाएगा ना भाई, यहाँ पे सिग्मा I बराबर 0। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे केसीएल लिख लिया। अब कुछ नहीं है, इसको सोल्व करना होता है, ये इक्वेशन ही मेन होता है। तो ये लो 10 और 15 में 30 का आ जाएगा, तो ये हो गया 30 दूनी 60 - 60 प्लस 10 दिया 30, तो 3V प्लस 30 प्लस 15 दूनी 30, तो 2V बराबर 0। ये 0 से ये कट ही जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, जिसको कैलकुलेशन नहीं की होगी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये 0 से 30 कैसे कट गया, लेकिन बराबर में ऐसे कट जाता है। यदि आप इसको और लंबा सॉल्यूशन करेंगे तो कटेगा ये, है ना। अब देखो यहाँ पे 3V और 2V, तो देखो माइनस के 60 में से -30 सीधे ही घटा दो आप, तो -30 प्लस 5V बराबर 0। ये इक्वेशन फाइनल आई हमारे पास में। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, 30/5, 6। भाई ये पक्षांतरण कर देंगे तो इधर चल जाएगा ना, ये तो समझ रहे हो ना आप। इसको मैं आगे और बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, तो ये इधर पक्षांतरण होके देखो 5B ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 30, फिर B बराबर 30/5 मतलब 6 वोल्ट। इस B का मान क्या आ गया, 6 वोल्ट। अब आप कोई सी भी रेजिस्टेंस की करंट निकाल सकते हैं, जैसे हमें इस ओम का और इसका, जैसे 15 वाले का निकालते हैं तो P बराबर क्या होता है, V²/R होता है, ठीक है। तो V कितना है, 6 × 6, भाई 6 ही है ना इस 15 के अक्रॉस, क्योंकि 6 - 0 ये पोटेंशियल डिफरेंस, 6 - 0 करेंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 × 36 हो जाएगा, नीचे 15। तो देखो यहाँ पे आप 36/15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, ये आ जाएगा आपका वाट। और ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ये, जिसमें 2.4 आ रहा है ना, वो 24 वाट की जगह 2.4 ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन उसको चेंज कर दिया। लेकिन हम ओवरऑल ही निकाल रहे हैं, तो इस वाले की हो गई 2.4 वाट, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब 10 वाले की निकाल लेते हैं, P बराबर V²/R, तो यहाँ पे 6 ही है, तो 6 × 6/10, तो ये हो गया 3.6 वाट, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी 3.6 वाट इस वाले की। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3.6 प्लस 2.4 बराबर 6 वाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों A। ये सारा सॉल्यूशन लिखेंगे आप और करेक्शन कर लेना, है ना, ऐसे लिख लेना, क्योंकि इसमें जो चीज बताई गई थी वो एक्चुअल में नहीं है, ये वाला निकलवाया था। तो आप तो क्या करें, अब आपके पास में इस क्वेश्चन में सारा सब कुछ ही है ना, इसका भी है, इसका भी है, ओवरऑल भी है, दिक्कत ही खत्म हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे लिख लेना, इसको पूरा उतार लेना, और ये है नोडल एनालिसिस पे बेस। अब काफी स्टूडेंट की समझ में नहीं आएगा, देख लेना, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जिसने नोडल एनालिसिस नहीं पढ़ा वो कैसे समझ सकता है। और देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। वैसे तो ये इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है, सही बताऊं तो मैंने ITI एग्जाम्स में बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी आ जाए, इसलिए ये बुक है ना आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दी गई है।
कुछ क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे आपको। तो ये है। अब इसको आप अलग अलग से भी कर सकते हैं। आप ऐसे करना जिस जिस पे भी बाकी थ्योरम आती है, बाकी जैसे नोडल एनालिसिस, उसके अलावा मेश एनालिसिस से भी हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम से सबसे इजी पड़ेगा। आप सुपरपोजिशन थ्योरम से करके देखना, सब में सेम आंसर आता है तो इसका मतलब आप करेक्ट है। मिटा रहा हूं इसको, है ना। अब काफी स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये नोडल एनालिसिस भी साथ में बता देते तो बेटर रहता। मेरे को पता है कहेंगे, जैसे कल बोल रहे थे कि सर फॉर्मूले भी लिखा है। यार फॉर्मूले साथ में तो बता रहे हैं ना, साथ में चल रहे हैं, अलग से लिखाने, और बुक है ही आपके पास में। अब आप 100-200 रुपये तो खर्च कीजिए, आपको इतने सारे पन्ने मिल रहे हैं, 200 रुपये तो वो तो खर्च कीजिए। अब आप नोडल एनालिसिस सर इनके बारे में कहेंगे तो आपको मैंने बहुत ही अच्छे लेवल पे वो पढ़ाए हुए हैं, तो आप वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से स्टार में जुड़े हुए हैं, एक तरीके से ये मान लो, और 2 आपके पास में बैटरी लगी हुई है सेल, और दोनों की डायरेक्शन इस तरीके से है। देखो जिस भी सर्किट में एक सोर्स लगा होता है ना, तो वो ओम्स लॉ से बहुत इजी में हो जाता है। ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, और 2 ओम के हैं, ये है ना, ये 2 ओम के हैं। ये 6 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मध्य वाली ब्रांच में से करंट का मान कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन भी कई प्रकार से हो सकता है। ये नोडल से हो सकता है, मेश से हो सकता है, सुपरपोजिशन से हो सकता है, बाकी थ्योरम। लेकिन अभी मैंने नोडल करवा दिया, तो इसको मैं किससे करवा देता हूं? आपको सुपरपोजिशन से करवा देता हूं, है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम से करवा देता हूं। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है कि एक टाइम में एक ही पूरा कितना भी बड़ा सर्किट हो, एक टाइम में एक सोर्स को वर्किंग में माना जाता है। एक टाइम में, ध्यान रखना, नोट करना ये चीज, एक टाइम में एक ही सोर्स, अब करंट सोर्स होगा या वोल्टेज सोर्स होगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप कहोगे कि एक टाइम में एक को माना, तो बाकी को क्या करेंगे? तो बाकी को ये करेंगे कि इसमें वोल्टेज सोर्स को तो क्या कर दिया जाता है? शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, अदर वोल्टेज सोर्स को ना, और अदर करंट सोर्स हो तो उसको कर दिया जाता है ओपन, ठीक है। जैसे अभी आप समझ जाओगे कि हम 6 वोल्ट और 3 वोल्ट सोर्स है, तो एक टाइम में एक को ही मानेंगे ना। तो देखो हम इस बार ऐसा सर्किट बना लेते हैं कि एक को शॉर्ट कर देते हैं। ये लो 3 वोल्ट का पहले कर रहा हूं मैं, है ना, ये लो, ये सर्किट बन गया नंबर 1 सर्किट, ठीक है। एक को क्या कर दिया? शॉर्ट, मैंने लिखा है वोल्टेज को शॉर्ट मान लेंगे। अब ये कितने कितने के हैं? 2, 2 और 2, और ये हो गया 3 वोल्ट। अब आप निकाल सकते हो कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, पहले ये देख लो। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? देखो यहां पे ये दोनों पैरेलल में है, ये इसके सीरीज में है ना, तो दोनों का पैरेलल 1, और ये इसके क्या हो गया 2, तो 3 क्या है इसका? RT है, RT बराबर 3 है। समझ रहे हैं ना भाई? देखो ये 2 और 2 दोनों समांतर में, तो 1 ओम हो जाएगा ये दोनों के, और इसके श्रेणी में जुड़ गया तो 3 ओम हो जाएगा ना, 1 + 2 बराबर 3। अब I क्या हो जाएगा इसका? V/R, मतलब 3/3 बराबर 1 एम्पियर। अब देखो यहां पे क्या करंट होने वाली है? 1 एम्पियर। इसमें क्या हो जाएगी? 0.5 एम्पियर। इसमें क्या हो जाएगी? 0.5 एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ करंट इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, इसलिए तीर का निशान जरूर लगाना, क्योंकि इसमें इस तरीके से पूछा है क्वेश्चन। अभी समझाऊंगा मैं आपको कि इसमें मेन पॉइंट है क्या। यहाँ पे ये सर्किट सोल्व हो गया, 1 नंबर सर्किट। अब हम 2 नंबर सर्किट बनाते हैं, जिसमें हम 6 वोल्ट को तो एक्टिव मानेंगे, और बाकी के 1 सेकेंड, बाकी का जो 3 वोल्ट है उसको क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। यदि करंट सोर्स होता तो ओपन करते, ध्यान रख लेना। 6 वोल्ट, ये 2, ये 2 और ये 2, ठीक है। अब देखो वैल्यू तो वही है, RT बराबर तो आपको पता होना चाहिए कि 2, ठीक है, +2, 2, ठीक है। ये ऐसे कैसे ऐसे लिखने का मतलब कभी समझा है? ऐसे बड़ी बड़ी इक्वेशन सोल्व होती है रेजिस्टेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 2 पैरेलल में है, और इसके प्लस में ये सीरीज में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इसका 1, 2 + 1 बराबर 3, ठीक है। अब IT यदि हम निकालेंगे तो V/R हो जाएगा 6/3 बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे 1 एम्पियर,
यहाँ पे 1 एम्पियर। तीर का निशान इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर सर्किट भी सोल्व हो गया। अब कॉमन करते हैं। इस सर्किट में मेन मध्य ब्रांच की करंट क्या है 0.5 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन नीचे है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन नीचे है, 1 एम्पियर है। तो मध्य ब्रांच की जो ये है इसमें मध्य ब्रांच टोटल करंट क्या हो जाएगी 0.5 + 1 बराबर 1.5 एम्पियर। ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। 1.5 एम्पियर क्लियर है। देखो टाइम जितना भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे चाहे दिन में 2 ही क्वेश्चन में सोल्व करवाऊं, लेकिन मैं ये करवाना चाहता हूं कि कभी प्रॉब्लम नहीं आए कभी भी। तो यहां पे 1.5 एम्पियर आ जाएगा। अब देखो यदि क्वेश्चन ये होता, ये तो आंसर हो गया 1.5, यदि ये क्वेश्चन ये होता कि इसका आई का मान क्या होगा, क्वेश्चन ये होता तो आंसर क्या हो जाता -1.5 एम्पियर। ये ध्यान रख लेना। तीर का निशान ऊपर होता क्योंकि दोनों नीचे आए हैं सॉल्यूशन में, तो -1.5 एम्पियर। जो क्वेश्चन में तीर का निशान लगा रखा है उसका अपोजिट यदि आंसर आ जाता है तो माइनस का चिन्ह लगा देना। अभी जैसे ये क्वेश्चन ऐसे है तो माइनस आता, लेकिन एक्चुअल में आपकी बुक में कैसा है क्वेश्चन, बुक में ऐसा है क्वेश्चन, मतलब तीर का निशान नीचे है, दोनों सॉल्यूशन में तीर का निशान नीचे आया है, डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड कर रहा है ना। तो यहां पे आ जाएगा 1.5 एम्पियर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिरोध आर के एक तार को उस समय तक खींचा गया जब तक इसकी त्रिज्या आधी ना रह जाए। खींचे हुए तार का आर क्या होगा। देखो ये कोई तार है ना, ठीक है। इसको क्या किया गया है, स्ट्रेस किया गया है, मतलब खींचा गया है। खींचा गया और कब तक खींचा गया कि इसकी त्रिज्या आधी ना रह जाए, मतलब इसको स्ट्रेस किया गया लंबा इस तरीके से, ठीक है। और इसको कब तक खींचा गया कि इसकी जो त्रिज्या है रेडियस वो क्या हो जाए r/2 हो जाए। जैसे इसकी r है तो इसकी r/2 हो जाए। तो खींचे हुए तार का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में ये चीज तो फिक्स कर लिया करो कि जब तार खींच दिया है इससे इसकी लेंथ बढ़ गई है, इसका मतलब तो कन्फर्म है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। R तो इंक्रीज हो जाएगा। तो R हमेशा जो इसका R है, जो R माने, यदि इसका R है तो यहां पे R से ज्यादा वैल्यू आने वाली है। अब देखो खींचा है, कब तक खींचा है कि उसका जो रेडियस है उसको आधा किया गया है, इतना खींचा है। क्या किया गया है, रेडियस को आधा किया गया है। तो देखो इसका आप क्या मान सकते हैं कि एरिया, देखो इसकी ये लेंथ है, ठीक है, इसकी ये लेंथ है, ओके। तो हम मान लेते हैं कि L बराबर 1 है, ठीक है, और R बराबर 1 है। समझना आप इसको, ठीक है। यहां पे हमारे पास L नहीं है लेकिन R बराबर है 0.5, ये तो है ना। ये R1 ये L1 R1 और ये R2 और ये L2, ठीक है। L नहीं है हमारे पास लेकिन L1 हमने 1 मान ली, R1 हमारे पास 1 मान ली, लेकिन R2 को हमने इससे आधा कर दिया, L2 नहीं है हमारे पास, राइट। देखो रेजिस्टेंस होता है वो L/A होता है। A को आप लिख सकते हैं πr², कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। L अब यहाँ पे हम R1 और L1 लिख देंगे और इधर ये R2 R1 लिख देंगे, इधर हम R2 लिखेंगे और L2/πr², ये लिख देंगे। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब इसमें देखिए आप कि आपके पास में R1 है, R2 है, L2 नहीं है। एक सेकंड ये फोन बंद करने दो यार, पता नहीं कौन कौन फोन करता रहता है। तो यहाँ पे R2² हो गया, यहाँ पे R1² हो गया। अब हमारे पास में L2 नहीं है, ये तो कन्फर्म है कि L2 को खींचा गया है। तो हम क्या करेंगे कि आयतन बराबर करके L2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी इजी में आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे इसका है πr1² L1, ठीक है, बराबर πr2² L2, ठीक है। इस पाई से यहीं पाई काट दो। अब R1 का मान 1 का स्क्वायर इंटू 1 बराबर R2 का मान 0.5 का स्क्वायर इंटू L2,
ठीक है। अब देखो ये 0.25 1 बराबर L2 बराबर 1/0.25, 25 चौके 100। आंसर आए कि नहीं आए? 4। तो हमारे पास में L का वैल्यू आ गया, L2 का मान 4। पहले से क्या हो गई, L1 1 है, अब सारी वैल्यू हमारे पास है, अब हम आराम से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसका मान 1 है मान लेते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे देखो ये भी है, ये भी है, ठीक है, सारी चीज है ना अवेलेबल, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखो 25 चौके 100 सही आया है ना आंसर, 1 50 25 आधा किया है इसलिए, और L2 बराबर 4 बिल्कुल सही आया है। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम वैल्यू निकालते हैं और यहां से वैल्यू निकालते हैं, तो देखो दोनों तरफ पाई तो बराबर है, ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है, दोनों तरफ पाई तो बराबर है। तो देखो R1 बराबर L1 अपॉन R1, ठीक है, R1 का स्क्वायर, और यहां पे R2 बराबर L2 बराबर R2 का स्क्वायर। मैंने यहां से दोनों तरफ पाई इसलिए हटा दी क्योंकि पाई का भाग यदि दोनों में देंगे आप तो वैल्यू तो वही आने वाली है भाई। R1 का जो वैल्यू आएगा उसमें पाई का भाग है, R2 का में भी पाई का भाग है, और पाई का मान तो फिक्स होता है, उसको हम चेंज ही नहीं किए। चेंज तो हमने L1 और R1 को किया है, तो फिर बराबर वैल्यू का यदि भाग दें, गुणा करें, जोड़ें, कुछ भी करें तो मतलब क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे देखो 1/1 × 1 बराबर 1, ठीक है, 4.5 × 0.5 मतलब 4/0.25, 2 जीरो लगाई, 25 एकम 25 और 25 छिक्की 150, 16। यहाँ 16 मान आया है, यहाँ 1 मान आया है, मतलब यहाँ पे R है तो यहाँ पे 16 R है आंसर। लंबा इसलिए खींचा क्वेश्चन, समझाना बहुत जरूरी है, हर स्टूडेंट को साथ में लेकर चलना जरूरी है। एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चंस नहीं है, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस है। काफी स्टूडेंट के इतना सब कुछ बताने के बाद भी मेरे को पता है समझ में नहीं आया होगा, इतना सब कुछ बताने के बाद में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो हमारे पास में ये कहा गया कि तार को खींचा गया है और रेडियस को आधा किया गया है, तो मेरे पास में क्या क्या वैल्यूज है। मेरे पास में एक तार का L है, R1 है, L1 है और R2 है, लेकिन L2 नहीं है। L2 की वैल्यू मैंने आयतन बराबर, क्योंकि आयतन कोई चेंज थोड़ा होगा, तार को खींचो मोड़ो तोड़ो कुछ भी करो उसका कुछ भी आयतन चेंज नहीं होगा, तो आयतन का फॉर्मूला ये है। तो मैंने पाई से पाई काट दिया, R1 का स्क्वायर L1, R2 का स्क्वायर L2 किया, तो फाइनल जब वैल्यू निकाली तो L2 का मान 4 आया। मतलब हमने इसको आधा करने पर 4 गुना इसको खींचा, तब जाके ये आधा हुआ, कहने का मतलब निकल के आया। अब कुछ नहीं किया, हमने R1 L1 अपॉन R1 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में है पाई R स्क्वायर बराबर A होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई कैसे काटा, क्योंकि पाई का वैल्यू का भाग हम R1 में भी दे रहे हैं, R2 में भी दे रहे हैं, तो दोनों वैल्यू सेम भाग देने से फायदा क्या होने वाला है, दे के देख लो। यदि मानो तो आप वैल्यू मान लो, 22/7 ले लो, वैल्यू वही आएगी, इसका वही 1 आएगा, इसका वही 16 आएगा, क्योंकि आप दोनों में बराबर संख्या का भाग दे रहे हैं, दोनों में पाई का भाग दे रहे हैं, R1 में पाई का R2 में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 16R। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 16R। बुक सबने खोल रखी है ना, बुक खोल रखी होगी तो बेटर रहेगा। पंद्रह नंबर देखो, दो प्रतिरोध है R1 व R2, R1 ग्रेटर देन R2 को समांतर में जोड़ने पर कुल R क्या होगा। देखो दो प्रतिरोध है, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है, R1 और R2, ये दोनों को हमने क्या जोड़ा है, समांतर में जोड़ा है। अब क्वेश्चन ये है कंडीशन कि R1 इज ग्रेटर देन R2, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। तो कुल R क्या होगा, समांतर में जोड़ दिया, कुल R क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहां पे ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे। ए ऑप्शन है R इज ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, R2 R1 इज ग्रेटर देन R ग्रेटर देन R2, ठीक है। सी ऑप्शन है R इज लेस देन R2, ठीक है। और डी ऑप्शन है R इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2। ये लो, इन चीजों में स्टूडेंट खूब उलझते हैं। काफी स्टूडेंट को ये तक नहीं पता ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब सिंबल क्या है, पैरेलल का सिंबल क्या है, समानुपाती का सिंबल क्या है,
विलोमानुपाती को किस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि R2 कम है, ठीक है। और समांतर का आपको पता हो तो ये लाइन कि निम्नतम मान से कम होता है क्या, कुल प्रतिरोध, कुल R निम्नतम मान प्रतिरोध से भी कम होता है। तो ये क्लियर हो गया कि R2 R1 से कम है, इसका मतलब टोटल R है इसका क्वेश्चन का कुल जो R होगा वह R2 से भी कम होगा। ये बात भी क्लियर है। तो यहां पे देख लो, सिस्टम ये जमना चाहिए कि R से R का जो वैल्यू है, ठीक है, वो R2 से भी कम होना चाहिए और R1 इससे क्या है, ज्यादा है। ये इसका जमना चाहिए। ऐसा है क्या इसमें, R से R1 से R ज्यादा, इसमें R1 से R ज्यादा बता रखा है, गलत है। R1 R से ज्यादा बता रखा है, ये कम है, लेकिन ये इससे छोटा बता दिया, ये तो इससे बड़ा होगा, ये भी गलत है। ये सही है ऑप्शन सी ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है क्योंकि इसने यहां तक की चीज ली है, मतलब ये चीज इसमें दी गई है, ये वाली, इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दो प्रतिरोध है R1 व R2 को श्रेणी में जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद कुल प्रतिरोध 4.5 आता है और समांतर में जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन तो जूनियर इंस्ट्रक्टर का है शायद, इसमें एक मिस है, जोड़ने पर 1 ओम प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये है ये एक्चुअल में कि R1 को, एक तो ये है कि ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से और यही ये लो, इस तरीके से है ये क्वेश्चन कि समांतर में जोड़ें R1 और R2 को तो आंसर आएगा 1 ओम और श्रेणी में जोड़े R1 और R2 को तो आंसर आएगा श्रेणी में जोड़ने पर 4.5 ओम। ये है क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा। देखो दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या क्या है पहले ये देख लो। 2.5 ओम बट 2 ओम, देखो 2.5 ओम बट 2 ओम, ए ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन ये है कि 3.5 ओम व 1 ओम। सी ऑप्शन ये है 1.5 ओम। करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन को ना, 1 ओम लिख लेना क्वेश्चन में। और डी ऑप्शन है 4 ओम प्लस 4.5 ओम। अब देखो यहां पे आप देखोगे तो श्रेणी में तो सब में 4.5 आंसर आ रहा है, चाहे चारों ही ऑप्शनों में देख लो। चाहे 2.5 प्लस 2 4.5 होता है, 3.5 प्लस 1 4.5 होता है, 1.5 प्लस 3 4.5 होता है, 4 प्लस 0.5 4.5 होता है। तो श्रेणी की कंडीशन तो सारी अप्लाई, लेकिन समांतर की कंडीशन इंपॉर्टेंट है। समांतर में आपको पता हो तो असमान जब प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है क्या होता है, असमान प्रतिरोध का फॉर्मूला समांतर में RT बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब आप RT की वैल्यू तो आपके पास है 1 ओम, अब आप 1 ओम यहां से निकालेंगे, बस वही 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 1 ओम आंसर नहीं आएगा। 3.5 1 को मल्टीप्लाई करके भाग देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसका हो जाता है 5 अपॉन 4.5, ठीक है, इस वाले का, ठीक है। इसका हो जाता है 3.5 अपॉन 4.5, इसका हो जाता है 4.5 अपॉन 4.5 और इसका हो जाता है 2 अपॉन 4.5। अब बताओ एक वैल्यू किस में आ रही है, एक इसमें आ रही है, तो ये वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं अब 16। इसका करेक्शन कर लेना, 1 ओम ऐसे लिख लेना बीच में, है ना, 1 ओम लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 17।
दो लैंप की भिन्न भिन्न वोल्टेज 45 वोल्ट है, समांतर में जोड़ने पर कुल शक्ति होगी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैंपों को चाहे आप श्रेणी में जोड़ें, चाहे लैंपों को आप समांतर में जोड़ें, उनकी वाटेज जुड़ती है, मतलब P बराबर P1 + 2, ये हो जाएगा PT। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 90 वाट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर 17 का 45 वाट के हैं दोनों, 45 वाट 45 वाट, तो दोनों का आंसर। यदि यही क्वेश्चन 45 की श्रेणी में होता तो भी क्या हो जाता, 90 वाट हो जाता। फिर भी आंसर 90, फिर भी 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समांतर जोड़ने पर भी शक्ति 90 वाट हो जाएगी। तो आंसर सी हो जाएगा। 22.5, 45, 90 और 80, तो 90 वाट आंसर। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। 1 मिली एम्पियर धारा को 1 मिली सेकेंड में प्रवाहित करने पर 50 मिली जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन देखो क्या है कि 1 मिली एम्पियर करंट है, धारा को 1 मिली सेकेंड में प्रवाहित पर 50 मिली जूल, ठीक है, 50 मिली जूल ऊर्जा आवश्यक होती है। इसमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस का मान। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत डिस्टरबेंस होता है। 1 मिली एम्पीयर धारा को 1 मिली सेकेंड में प्रवाहित पर 50 मिली जूल ऊर्जा आवश्यक होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या होगा। अब आपके पास में देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। एक तो ऊर्जा दे रखी है, आप ये चीज नोट करो। एक टाइम दे रखा है, ठीक है, एक करंट का वैल्यू दे रखा है, और आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है पूछा है। रिलेशन कौन सा लगेगा, देखो एक रिलेशन तो आपको ये याद होना चाहिए कि ईपीटी होता है, ठीक है। एक रिलेशन आपको ये भी याद होना चाहिए कि पीवीआई होता है, ठीक है। एक ये भी याद होना चाहिए कि क्यूआईटी होता है, ठीक है। देखते हैं कौन सा रिलेशन है यहाँ पे फिट बैठता है। तो सबसे पहले यदि इस रिलेशन की बात करें तो E बराबर PT, और इसको इसमें अप्लाई करें तो E बराबर VIT हो जाएगा, क्योंकि P बराबर VI यहां से निकल रहा है। अब देखो EVIT, E B पूछा है, I ए रहा TA, इस रिलेशन से आराम से निकल जाएगा। B बराबर इससे हो जाएगा E/IT, ठीक है, इस वाले से। तो E का मान क्या है 50 × 10⁻³ मिली जूल है, उसको मैंने जूल में बदल दिया। ये जूल वैल्यू है, सारों को हम क्या करेंगे मेन वैल्यू में बदल देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद में इसका भाग किसका लगेगा, I क्या है 1 × 10⁻³ एम्पियर में हो गया। सेकेंड 1 × 10⁻³ सेकेंड में हो गया, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, एक काट दो कोई दिक्कत नहीं है। 50 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, तो ये हो गया 50 किलो वोल्ट। विभवांतर का मान 50,000 या 50 किलो वोल्ट हो गया। आंसर आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट है। अर्थात 50 किलो वोल्ट, 50,000 भी हो सकता है, तो 50,000 या 50 किलो वोल्ट इसका राइट आंसर है। आपके बुक में है जो 50 किलो वोल्ट है जो राइट आंसर बैठ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझ में आ गए हो गई। ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रिलेशन माइंड में घूमते रहने चाहिए, तब जाके तुरंत होता है। और ये मिली और माइक्रो नैनो पिको आपस में चेंज करना, इसके लिए मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। जो स्टूडेंट रेगुलर देखते हैं उनको बहुत कम प्रॉब्लम आने लगी है, अब सब करने लग गए सही। 19 नंबर देखो, एक विद्युत लैंप 60 मिनट तक आपूर्ति से जुड़ा है। एक लैंप है, ये क्या है 60 मिनट तक जुड़ा हुआ है, मतलब आपूर्ति से, ठीक है। इसमें 0.32 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एम्पियर कितना है दोस्तों, आई का मान है 0.32 एम्पियर, ये फ्लो हो रही है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये क्वेश्चन कल भी था लेकिन कल दूसरी तरीके से था। आज ये मैंने उस दोनों ही तरीके आपको कल ही बता दिए थे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको चार्ज जरूरी है, क्योंकि ये रिलेशन है। इसमें एक चीज साफ साफ नजर आती है
क्यू आई टी में कि I बराबर क्यू अपॉन टी होता है, मतलब प्रति सेकंड 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो धारा क्या होती है, 1 एम्पियर होती है। ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, आपके पास एम्पियर दे रखा है I। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं आप, आपको पता है कि 1 कूलम बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। यदि 1 कूलम का मान ये है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास कूलम हो तो आप निकाल सकते हैं। तो कूलम कैसे निकालेंगे, कूलम यहां से निकालेंगे, क्यू बराबर I इंटू टी। I कितना है 0.32। 60 को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में, क्योंकि सेकंड में है, प्रति सेकंड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो ये प्रति सेकंड लिखा हुआ है। तो 3600, ठीक है, 3600 इंटू 0.32 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो करो मल्टीप्लाई, 0 0 6 दूनी 12, 3 दून 6 और 1 7, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, सही है क्या। 0 0 तो 8 7 कितने हो गए 15, 5 1 1 0.2 लग गया, तो 1152 हो गया क्या, कूलम का मान। ये तो वैल्यू बहुत बढ़ गई यहाँ पे, क्यों, अब 1 कूलम में ये है, तो 1152 में भाई 1 का वैल्यू आपसे कहे कि 1 बराबर 2 है, तो 4 बराबर क्या होगा, तो 4 इंटू 2। 1 कूलम बराबर ये इलेक्ट्रॉन है, तो इतने कूलम में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1152 कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1152 इंटू 6.25 इंटू 10 की घात 18। ठीक है, अब आप इससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये फाइनल वैल्यू है, मतलब ये फाइनल वैल्यू है, यदि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में जो आपके है आपको बैठाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें ये होने वाला है कि टोटल जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, ये दोनों को, तो ये आएगा 7200 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन दोनों का मान 7200 है। अब ऑप्शन में कहीं भी 7200 नहीं है, ऑप्शन में है 72, 7.2, 3.2 और 0.72। तो देखो यहां पे जो वैल्यूज है वो सारी है 21 और 22। यहां पे यदि आप 22 करेंगे, ठीक है, यदि यहां पे आप 22 करेंगे तो 3.2 दे रखा है उन्होंने ऑप्शन में, तो 3.2 तो आने वाला नहीं है, मतलब 7.2 से ही वैल्यू आएगी। तो जैसे हम इसमें 3 जीरो घटाएं तो इधर बढ़ा देंगे, मैंने क्या बोला, संख्या घटाते हैं तो ये घातांक बढ़ जाती है, जितनी घातांक आपने घटाई है। तो 7.2 करेंगे तो इसको 10 की घात 21 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। तो ये वैल्यू इसका ऑप्शन के हिसाब से ये सही बैठ रहा है और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आंसर है ए। इस तरीके से करना है। तो फॉर्मूला, रिलेशन, कंसेप्ट जो भी है आपका वो सेम चल रहा है, बस ये है कि आपको ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की, कि इतनी फास्ट आप कैलकुलेट कर पाएँ कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए। अब देखो सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं ना आपको, ये अच्छी बात है इस बुक की, क्योंकि सेम क्वेश्चन देने का तो कोई मैटर ही नहीं था, कोई फायदा नहीं है, रिपीट वही वो क्वेश्चन करवाते रहें, क्या फायदा है उनसे, फिर कोई अलग चीज़ सीखने को मिले तो मजा आए। 20 नंबर देखो, 2 विद्युत लैंप जो समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए बने हैं, अच्छा, फिर परंतु शक्ति क्षमता 200 वाट व 100 वाट है। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लैंप ये है और एक लैंप ये है, ठीक है, दोनों की वोल्टेज समान है, ये लिखा हुआ है इन्होंने, तो 200 वाट का है ये और ये है 100 वाट का। ठीक है, 2 विद्युत लैंप जो समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए बने हैं, परंतु शक्ति क्षमता एक का 200 वाट है, दूसरे का 100 वाट है। इनका R1 व R2 कैसे लिखेंगे, R1 व R2, और ऑप्शन बहुत जबरदस्त है इसके, ऑप्शन मैं लिख देता हूं। ऑप्शन है R2 बराबर 2R1, ये इनमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, R2 बराबर 4R1, R1 बराबर 2R2 और D है R1 बराबर 4R2।
ये लो। अब बताइए आप भाई, ये है जो L1 है, ये है L2 है, ठीक है। वोल्टेज दोनों की समान है, तो देखो वोल्टेज समान करके देख लेते हैं। इसका जो वोल्टेज है और इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, बराबर है। तो देखो भाई R बराबर क्या होता है, R1 बराबर हम लिखेंगे V1 का स्क्वायर R1 P1 सॉरी P1, और R2 लिखेंगे हम V2 का स्क्वायर अपॉन P2। ये चीज तो क्लियर है। अब लिखो V1 का जो वैल्यू है हम मान लेते हैं 1 ही मान लेते हैं फिर, तो 1 अपॉन P1 हो गया 200, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 100, ठीक है। क्लियर है। यहां पे 1 अपॉन 200 है, यहां पे 1 अपॉन 100 है, समझ रहे। तो देखो एक चीज ये क्लियर हो गई कि R2 का जो वैल्यू है ना, जिसमें हम कम का भाग दे रहे हैं, R1 में ज्यादा का दे रहे हैं, इससे दुगने का दे रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी R की वो कम आएगी और इसकी इससे दुगनी आएगी। ये चीज तो क्लियर हो गई ना। आप देख लो, चाहे देखो 5 देख लो चाहे, ठीक है। और इसकी देखो, इसमें तो 1 ही आया है ना, ये लो। तो 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि जो R1 का जो वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू आया है R1 का, उससे R2 का जो वैल्यू आया है वो डबल आया है, क्योंकि ये इससे आधा है। आप ये एक लाइन ये लिख सकते हैं कि सेम वोल्टेज रेटिंग पर, ये लिख लेना आप नोट लगा के, सेम वोल्टेज रेटिंग पर दो बल्बों में यदि वाटेज अनुपात 1:2 हो तो प्रतिरोध अनुपात 2:1 होता है। मतलब इसका क्या हुआ, उल्टा होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो L1 है और L2, इसका वाटेज अनुपात क्या है, L1 अनुपात L2 का वाटेज अनुपात है 2:1। तो R1 और R2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे बात। अब देखो यहां पे इसका मतलब ये हुआ R2 का जो रेजिस्टेंस है ना वो ज्यादा है, R2 का रेजिस्टेंस अनुपात में ज्यादा है। तो यहां पे देखो आप समझो, इसको हम लिखेंगे कैसे, अनुपात ज्यादा है तो R2 बराबर हो जाएगा 2R1, यही तो लिखेंगे हम। मतलब इसके 2 गुने के बराबर इसका रेजिस्टेंस है, ये लिखा हमने। तो ये मैच करा लो इसमें, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बस। भाई 4 का रिलेशन तो बैठ ही नहीं रहा, तो इनको तो काट ही दो। यहाँ पे R1 को ज्यादा बताया गया है, R1 ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि R2 का अनुपात 2 है। देखो ये लाइन लिख लेना आप नोट लगा के, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। (21) एक परिपथ में 1 मिलीवोल्ट प्रदान करने पर 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो चालकता क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने और यहाँ पे वोल्टेज लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1 मिलीवोल्ट है और इसके कारण इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो है 1 माइक्रो एम्पियर। अब इसकी चालकता पूछी गई है, जी का मान। भाई आर क्या होगा इसका, V/I। V कितना है, 1 × 10⁻³ I कितना है, 1 × 10⁻⁶। तो आंसर हो जाएगा 10⁻³ ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना भाई, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -3 घट जाएगा +6 में से, तो 3 बच जाएगा। अब देखो G बराबर होता है 1/R, तो 1/10⁻³ ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 10⁻³ वापिस। तो G का मान हो जाएगा 10⁻³, इसमें हो जाएगा साइमन, है ना, या मोह। ये लो, तो आंसर क्या हो रहा है, 1 मिलियो। इसका मान मिली भी हो सकता है, तो यहां पे लिख दो आप 1 मिली मोह, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये मिली है तो ऑप्शन के हिसाब से मिली हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है ना। इसमें ये है 1 माइक्रो मोह, 1 मोह, 1 मिली मोह और 10⁻³ मोह। तो आंसर हो जाएगा 1 मिली मोह। इसको साइमन भी बोल सकते हो आप।
22। समान धातु के बने दो चालक, एक चालक ये है, ठीक है, और एक चालक ये है, समान धातु के बने हुए हैं। इसका जो D1 है और D2 है ये क्या है, बराबर है, लेकिन लेंथ है, इसकी जो लेंथ है L1 और इसकी L2, तो कंडीशन ये है कि L1 बराबर 2L2 है। तो R1 मतलब इसका R1 और इसका R2, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, अनुपात R1/R2। ये क्वेश्चन का आंसर पूछा है। इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर दोगे मेरे हिसाब से। क्या है इसके अंदर, देखो D1 बराबर D2 है, तो आप ये मान सकते हैं कि दोनों का मान 1 है, बराबर है, तो 1 मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। L1 बराबर 2L2 है, तो हम मानते हैं कि L1 बराबर 1 है, तो L2 क्या हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा 1/2 का मतलब 0.5। निकाल लिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पर D1 बराबर D2 है तो एक एक मान लिया मैंने, फिर मैंने L1 को 1 माना, तो यहां से देखो L1 का मान 1 बराबर 2 L2, तो L2 बराबर 1/2 बराबर 0.5, ऐसे निकाला है मैंने, है ना, तो 0.5 हो गया। अब हमारे पास सारी चीज आ चुकी है, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा L1/π/4 D1 का स्क्वायर। ये इसका एरिया है, क्योंकि हमें प्रतिरोध का नियम ध्यान रखना है कि ये होता है, न कि D नहीं होता है, A होता है, तो A में कन्वर्ट कर दिया, R2 को भी A में कन्वर्ट कर दो, L2/4 D2 का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अनुपात पूछ रहा है, पहले हम क्या करते हैं, L1 का मान लिखते हैं, तो 1/π/4 × 1, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इधर आ जाओ, R2 का मान है L2 0.5 है, π/4 D2 कितना है, 1 है, मतलब 1। ये लो, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। ऊपर 1 है, नीचे 1 है, नीचे पाई इंटू 1 है, तो पाई को तो आप चाहें तो काट दो सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई दोनों तरफ π/4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 0.5 में 1 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा। अब देख लो R1 का मान क्या है, ये R1 है ना, 1, R1 अनुपात R2 बराबर 1/R2 का मान 0.5, तो 5 दूनी का 2, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। R1 और R2 का अनुपात है 2, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो मैंने जो रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चन है ना, डाया से अलग क्वेश्चन लिया, रेडियस से अलग क्वेश्चन लिया, नॉर्मल वैल्यू से लिया, स्ट्रेस करके लिया। अब आपको किसी भी प्रकार की इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में, कभी भी इन फ्यूचर। आज हम यही पढ़ेंगे, बस 21 तक हो गए, 50 मिनट काफ़ी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा, और जितना हो सक रहा है मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ। ये जो न्यूमेरिकल सीरीज़ है ना, इसका उद्देश्य है आपको कुछ अलग ही बनाने का। बस ये है कि जो मेहनत करेगा वो अलग बन जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो अलग नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यदि इस चीज़ को आपने जीवन में उतार लिया, आपके पास बुक है, ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन बुक में भी है, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन करवाने का मेरा जो उद्देश्य है, यदि मैं चाहता तो नहीं करवाता, बोल देता बुक खरीद लो, उसमें पढ़ लेना यार। लेकिन ये क्यों करवा रहा हूँ मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि पढ़ना एक तो वो आपको मिल जाए, उसके साथ साथ उसको बोर्ड पे भी मिल जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर क्वेश्चन भी लिखवा दिया करो। भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्या, आपको मैंने पूरी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवा दी है यार। आप इतना सा तो कर सकते हैं कि आप हार्ड कॉपी मंगा सकें। आप ऑनलाइन वीडियो मेरा देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप 200 रुपये नेट का रिचार्ज करवा रहे हैं, आपके पास में 5, 7, 8, 10 हज़ार का मोबाइल भी है, मल्टीमीडिया, तभी आप ऑनलाइन वीडियो देख पा रहे हैं। तो आप 5, 7 हज़ार का मोबाइल, फिर उसमें 200 रुपये पर महीने का रिचार्ज करवाने के बाद में यदि आप एक हार्ड कॉपी नहीं मंगवा सकते, कहने का मतलब हार्ड कॉपी है, इसमें पन्ने इतने सारे हैं ना,
इन पन्नों को आप फोटोकॉपी भी करवाएंगे तो मेरे हिसाब से 200 रुपये में नहीं होंगे वो, क्योंकि 300 पेज मेरे हिसाब से कम 1 रुपया तो लेता ही है, तो 300 रुपये लेने वाला है, फिर रिंग बाइंडिंग के 30-40 रुपये ले लेगा, तो 400-350 से कम की इसकी फ़ोटोकॉपी कंप्लीट करके कोई बना के नहीं देगा एक रजिस्टर। तो ये पेजों के पैसे हैं, आपको लेना पड़ेगा ये, मैं तो यही कहूँगा। बाकी मैं तो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, जो लेने में बिल्कुल नहीं लेना चाहता तो वो यहाँ से सीखिए। मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि यदि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो क्वेश्चन है जैसे सर्किट बना के बता देता हूँ मैं, लेकिन एज इट इज़ ऐसे कैसे क्वेश्चन जैसे बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ वो के वही क्वेश्चन फिर 4 ऑप्शन, ये शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन और वो ऑप्शन लिखने में ही समय निकल जाएगा। न्यूमेरिकल में वैसे टाइम लगता है। देखो आज कितने क्वेश्चन किए, 10-11 क्वेश्चन किए, 50 मिनट हो गए। न्यूमेरिकल है भाई, ये एक बोर्ड भर जाता है एक क्वेश्चन में, इतना बड़ा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो और वैसे भी इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें तो लंबा चौड़ा चलता है काफ़ी। जैसे और भी ये तो नॉर्मल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं एनालिसिस प्रमेय के, जो 2-3 बार मिटाना पड़े इसको, तब जाके तो वो सोल्व हो साहब पूरा ही। ठीक है, सभी शेयर कर देना, बस ये इतना सा करें जिससे क्या है कि मुझे अंदर से तगड़ा जोश रहे और आपके लिए फर्स्ट में न्यूमेरिकल ये पूरा फ्री कोर्स है, इतना ज़बरदस्त बना दूं जिससे आपकी नैया पार हो जाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।